कि अपने व्यस्ततम समय में से हमारे बीच मोटिवेशनल स्पीकर और सिक्योर मीटर्स के उच्च प्रबंधन के अधिकारी, लेखक, विचारक आदरणीय श्री आशीष सिंघल साहब हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं और सादर निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री आशीष जी सिंघल साहब। नमस्कार, धन्यवाद भूपेंद्र जी। आर्य समाज मानसरोवर जयपुर और सेवार्थ योग आयुर्वेद एवं यज्ञ संस्थान, आपके जो निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं वो बहुत ही अति श्रेष्ठ कार्यक्रम है और मतलब एक संस्कार निर्माण में एक मील का पत्थर है। और मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो भी महानुभाव हैं यहाँ पे उपस्थित, आदरणीय हेमेंद्र सिंह जी हैं या योगाचार्य नरेंद्र सिंह जी हैं, उन सभी का नमन। एक प्रश्न से प्रारंभ करना चाहता हूँ। आज गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है? आप सब लोग अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और बताएंगे मुझे। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र, बहुत बढ़िया, गणतंत्र दिवस जी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो कहना चाहेगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है? वास्तविकता ये है कि आज का दिन हम सब जानते हैं, बचपन से हमने सुना भी है कि आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन भारत में बहुत सालों तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि 26 जनवरी सन 1929 के दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी कारण अगले वर्ष से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाने लगा और लगभग 20 साल तक 1930 से 1950 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 1947 में जब 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में भी पूरी स्वतंत्रता के अंदर कुछ चीजें बाकी थी। राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा एक निश्चित भूभाग, तीसरा वहां पे शासन करने वाली सरकार और चौथी संप्रभुता। तो 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे पास जनसंख्या थी, लगभग 38-40 करोड़ लोग थे, एक निश्चित भूभाग था, हमारे पास एक अंतरिम सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। और वो संप्रभुता क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें जो आजादी मिली थी वो मिली थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से, और ये एक्ट पारित किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलती रही और ये भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो 15 अगस्त 1947 के दिन हम स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन हम संप्रभु नहीं थे। और इस संप्रभुता के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 450 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया, जिसके अंदर लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और इस संविधान का जब निर्माण हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ एक नाम और है, वो थे डॉक्टर BN राव, जो उस समिति के सचिव थे, जिनका नाम इतिहास में दबा रह गया है, लेकिन उनका भी जो है उतना ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो 26 नवंबर सन 1949 के दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था, लेकिन क्या कारण है कि उसको दो महीने के लिए टाला गया। हम चाहते तो 26 नवंबर के दिन भी गणतंत्र दिवस मना सकते थे, लेकिन चूंकि 20 वर्ष से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे 26 जनवरी के दिन, इसलिए ये भारत ने निर्णय किया कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही हम अपने आप को गणतंत्र घोषित करेंगे। तो ये एक बहुत ही रोचक किस्सा जुड़ा है 26 जनवरी के साथ में। तो मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या आधार हो सकते हैं? क्या क्या चीज हो सकती है जो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है?
या किस आधार पे किसी राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। जब भी प्रश्न मैं पूछता हूं तो मेरे पास जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं, कई मित्र कहते हैं कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए भाषा एक अच्छा आधार है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अगर भाषा एक अच्छा आधार है राष्ट्र निर्माण के लिए, तो फिर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग देश क्यों है? इन सबको मिला के एक देश बन जाना चाहिए था, है ना। और कई लोग कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना में आता है, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई। जी जी, एक धर्म होना चाहिए, वैदिक धर्म। जी, एक राष्ट्र होने के लिए एक धर्म होनी चाहिए। बहुत खूब। तो फिर जैसा आपने कहा, मैं पूछता हूँ कि क्या धर्म एक आधार हो सकता है? तो काफी लोग कहते हैं कि हाँ, धर्म एक आधार हो सकता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर ऐसा है तो दुनिया में 55 मुस्लिम देश हैं, है ना। अगर ऐसा होता तो वो सब मिलके एक देश क्यों नहीं हो गए? या पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ये दोनों अलग क्यों हुए? 1971 के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, जबकि दोनों का धर्म एक था। तो धर्म भी एक ऐसा आधार नहीं हो सकता कि जिसपे एक श्रेष्ठ राष्ट्र की आधारशिला को खड़ा किया जा सके। हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए सर। जी, बहुत खूब। हाँ जी, हाँ जी। और अपने देश के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए, ना कि हमारे परिवार के प्रति, अपने बच्चे के प्रति। बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छे विचार। तो इसी प्रश्न के जवाब की खोज के लिए मैंने देखा कि दुनिया का नक्शा मैंने देखा कि 100 वर्ष पहले क्या था और उससे पहले क्या था। तो मैंने पाया कि आज की तारीख में जो देश है, 212-15 से भी ज्यादा देश हैं। 100 साल पहले देखा तो उनमें से आधे देश थे ही नहीं, मतलब उनका अस्तित्व ही नहीं था। तो देश मैंने देखा कि बहुत सारे देश मिलते रहते हैं, जुड़ते हैं, टूटते रहते हैं, नए देश अस्तित्व में आते हैं। और अगर 1000 साल पहले का आप नक्शा देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया में अभी वर्तमान में जो है वैसे 2, 4, 5 देश ही थे उस समय। तो श्रेष्ठ देश का आधार वह होना चाहिए जैसा कि हमारे साथ है। भारत आज भी है, 100 वर्ष पहले भी था, 500 वर्ष पहले भी था, हजारों वर्ष पहले भी भारत था, है ना। क्योंकि भारत का जो राष्ट्र का आधार है वो बहुत ही मजबूत है और वो आधार है हमारी संस्कृति, हमारी वह संस्कृति जो कि सनातन संस्कृति है, हमारी वह संस्कृति जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सभी लोगों का कल्याण हो और पूरा मानव समुदाय एक परिवार के समान है। हमारी सनातन संस्कृति का आधार है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये वो आधार है कि भारत में अलग अलग मत हजारों साल से होते हुए भी इन मौलिक आधारों के आधार पे एक साथ सहस्त्रों वर्षों से रह रहे हैं। और ऐसे समय आए कि जब हम परतंत्र हुए, हम विखंडित हुए, लेकिन बार बार हम पुनः एक देश के रूप में वापस प्रकट हो जाते थे। सदियों रहा है दुश्मन गहरे सारा जहां हमारा, क्या बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। तो इसका कारण क्या है कि हमारी वो संस्कृति, वो कारण है, वो आधार है जिसने हमें हजारों साल से जीवित रखा है और आगे भी हम इसमें प्रगति करेंगे। फिर मैंने देखा कि कैसे हर राष्ट्र को अगर देखा जाए तो हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है, प्रत्येक राष्ट्र का एक चरित्र होता है। अगर आप कहेंगे कि जापान के बारे में एक आम धारणा जानना चाहेंगे तो देखेंगे कि जापान का एक चरित्र है, एक वहाँ ईमानदारी है, वहाँ के लोगों में ईमानदारी होती है, वहाँ के जो उत्पाद होते हैं उनमें क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है। अमेरिका के बारे में एक उनका एक जो राष्ट्रीय चरित्र है वो क्या है? स्वच्छंद जीवन। पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय चरित्र है मतांधता, कट्टरता, है ना। लेकिन भारत का क्या राष्ट्रीय चरित्र है? क्या वो चीज है जो एक शब्द में हम भारत के लिए बता सकते हैं? आप मित्र। हम आर्य करेंगे जगती भर को। जी जी बिल्कुल, हम आर्य करेंगे जगती भर को। जी बिल्कुल सही बोला आपने। उसी को दूसरे रूप में कहता हूं, अध्यात्म भारत का राष्ट्रीय चरित्र है। स्पिरिचुअलिटी वो किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन अध्यात्म भारत का राष्ट्रीय चरित्र है। और पूरी दुनिया में इसी के लिए भारत को सदियों से, हजारों साल से जाना जाता है। भारत विश्व गुरु कहा जाता है। भारत का अर्थ ही क्या होता है? बड़ा सुंदर अर्थ है भारत का। भा धन रथ। भा का अर्थ होता है प्रकाश, बुद्धिमत्ता, ज्ञान। रथ का अर्थ होता है लगा होना, डिवोशन, समर्पित होना। भारत का मतलब है वह स्थान जहां के लोग ज्ञान की तलाश में, प्रज्ञा की तलाश में, की तलाश में, प्रकाश की तलाश में रत रहते हैं, समर्पित रहते हैं। और इसी के लिए
हजारों हजार साल से दुनिया भर के लोग जो ज्ञान के जिज्ञासु थे वो भारत की यात्रा करते थे इसी के लिए। तो अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में आपने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है या आपका जीवन बहुत सफल नहीं है, तो एक चीज आपके साथ हमेशा है और हमारे साथ, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, जिसके लिए आप हमेशा गर्व कर सकते हैं, वो ये चीज है कि हमारा जन्म भारत में हुआ, हम भारतीय हैं। सिर्फ अगर इतनी सी बात हम समझ जाएं कि हम भारतीय हैं, ये भारत में होना मात्र ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर आप इस भाव को हमेशा अपने हृदय में रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप हमेशा आगे, अनेक कष्टों के बावजूद, बाधाओं के बावजूद आप आगे बढ़ते जाएंगे। मित्रों, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आप सबका कोई व्यवसाय हो सकता है, जैसे कोई हो सकता है आप डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो, है ना, कोई चिकित्सक होगा, कोई अध्यापक होगा, विद्यार्थी होगा। तो हम सब लोग अपने अपने कार्यों में गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन हमारा एक व्यक्ति का गौरव तभी तक है जब तक कि उसका राष्ट्र गौरवान्वित है। जब राष्ट्र अगर गौरवान्वित नहीं होता है तो व्यक्ति का, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति का कोई गौरव नहीं होता है। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि महात्मा गांधी, जो कि एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे, दक्षिण अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से उठा करके फेंक दिया गया था, कारण कि वो एक परतंत्र देश के नागरिक थे। लेकिन आज हम जब स्वतंत्र हैं, हमारा सम्मान है, पूरी दुनिया में भारत के लोगों को सम्मान प्राप्त होता है। तो हमारा गौरव हमारे राष्ट्र के गौरव से जुड़ा हुआ है। और इस गौरव की प्राप्ति के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज मुझे आज लगती है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम एक तो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें और दूसरा, इस गौरव की रक्षा के लिए राष्ट्रीयता के भाव से हम अपने बच्चों को भर सकें। ऐसी शिक्षा जो बच्चों में राष्ट्रीयता का भाव नहीं भर सकती है, ऐसी शिक्षा जो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमें प्रेरित नहीं कर सकती है, मेरे दृष्टिकोण से वो व्यर्थ है। कुछ समय और मैं लेना चाहूंगा क्योंकि काफी समय होने वाला है, 5 लगभग बजने वाली है। तो आज जो मेरा विचार है वो शिक्षा के ऊपर है। हमने देखा कि आजादी के बाद लगभग मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली थी उसी को भारत ने लगभग स्वीकार किया। और मैकाले का शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि भारत में क्लर्क पैदा किए जाएं ताकि यूके से, इंग्लैंड से उनको क्लर्क ना लाने पड़े। और हमने आजादी के बाद कमोबेश उसी चीज को हमने स्वीकार किया। अब हम क्लर्क के साथ में डॉक्टर, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम महामानव, महापुरुष वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए। 1986 में शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। पिछले वर्ष जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई और वो लागू की गई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उसके अध्ययन के आधार पे जो रिपोर्ट आई उस पे सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू किया। इस शिक्षा व्यवस्था में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि 100% बच्चों को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा का जो है जीडीपी से 6% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि शोध पे बल दिया जाए। इसमें कहा गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इंजीनियर चाहे तो इंजीनियरिंग के साथ में संगीत भी सीख सकता है, एक डॉक्टर है वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। तो इस तरह के इसमें काफी अच्छे सुझाव थे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जो राष्ट्रीयता की जो आवश्यकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो संकट काल चल रहा है जिसमें अगली पीढ़ी को एक संकट से गुजरना पड़ सकता है, तो राष्ट्रीयता का भाव वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में अभी तक नहीं है और उसके लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। कोई भी राष्ट्र असफल तब होता है या जब भी असफल होता है उसके लिए राजनीतिक जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सेना भी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए उस राष्ट्र के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो शिक्षक हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। उनका ये दायित्व होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को कूट कूट के भर दे, ताकि जब समर्पण का समय आए, जब बलिदान का समय आए, जब रक्त बहाने का समय आए, तब वो पीछे ना हटें। और आज सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता है इस राष्ट्रीयता की भावना को जगाने की, क्योंकि अब अभी संकट बहुत गहरा हो चुका है और पिछले बार के संकटों से अलग है। अब सीमाओं से हमारे ऊपर आक्रमण नहीं हो रहा है। अब जो है डिजिटल सोर्सेस हैं, बहुत सारे मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे तरह के गेम्स हैं, पोर्टल्स हैं, ये वो, और हमारे बच्चे जो है निरंतर
उन संसाधनों का यूज कर रहे हैं, टेलीविजन है ना, नेटफ्लिक्स है, तो एक संस्कृति पे एक जो आक्रमण है उसकी तुलना में हमारा प्रत्युत्तर बहुत ही कमजोर है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि वो प्रयास करें, आप सब करते भी हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब प्रबुद्ध लोग हैं और गुरु समान है, मानता हूँ कि काफी अच्छे प्रयास करें, लेकिन हमको इस चीज को और आगे लेके जाने की जरूरत है, ताकि हम अपने जो हजारों साल से जो भारत की एक सांस्कृतिक परंपरा है उसको हम और महानता की ओर लेके जा सकें। इसी के साथ मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। निश्चित रूप से बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरक, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत आपका उद्बोधन। हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। हमारी जो गुरुकुलों को लॉर्ड मैकाले ने कहा था, यदि हमारे देश को गुलाम बनाए रखना है तो हमारी गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना होगा, और अंग्रेजों ने वही किया। हमें फिर से हमारी सनातन संस्कृति को, शिक्षा पद्धति को उसी आधार पे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने गुरुकुल में पाई, वही संस्कृति हमें पुनः हमारे बच्चों में ज्ञान के रूप में पोषित करनी होगी। तभी जाकर हम अपने देश को फिर से एक सशक्त, समृद्ध राष्ट्र बना सकेंगे। बहुत धन्यवाद, आभार। हमेशा की तरह आपने कई अनछुए पहलुओं पर ज्ञानवर्धन करते हुए हम सभी का मार्गदर्शन किया, प्रेरित किया। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच 3 बच्चे जुड़े हुए हैं। बिटिया सौम्या सांखला है, चंचल है और भावुकता है। इन 3 बच्चों के छोटे छोटे कार्यक्रमों को हम अवश्य देखें।